गुड मॉर्निंग भाई सबको। जैसा कि आप लोग का कमेंट आया था कुछ प्रोनाउन के टॉपिक्स को लेके, मैं वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया हूँ। पहले दिन थी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट को लेके और मैंने 2-3 क्वेश्चंस को उसमें इनिशिएट करा था। मैं अभी यूट्यूब पे 2 सीरीज आपके सामने लेकर आऊँगा। एक बेसिक्स ग्रामर जो हमें समझनी है, हाउ टू अंडरस्टैंड ग्रामर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और एक मैं प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊँगा जो कि दोनों हमारे साइमल्टेनियसली चलेंगे। दोनों चलने का मतलब ये हो जाता है जैसे कि अगर हमने प्रोनाउन टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन अगर स्टार्ट करा है तो प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं या जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे प्रोनाउन टॉपिक्स को कवर करवाएंगे वहाँ से प्रैक्टिस सेशन में, और साथ ही साथ उसकी थ्योरी भी कवर करवाई जाएगी। एक सेशन में स्टार्ट फंडामेंटल इंग्लिश में लेके चल रहा हूँ जिसमें कि जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं समझने के लिए जो आपकी नीड पड़ती है क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पार्ट को हम लोग देखेंगे। कई सारी चीज़ें हमें तरीके से नहीं बताई गई है और बहुत सारी चीज़ें हमें तरीके से नहीं समझाई गई है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती हुई है इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो, परेशानी ये है हम लोग के साथ कि समझना दिक्कत कहाँ कहाँ पे क्या क्या आती है। सबसे पहली बात कि हम लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात एक हमारा टीचर हो गया, दूसरा पार्ट हमारा स्टूडेंट्स हो गया, तीसरी पार्ट आती है इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब झंझट ये आता है कि हमारे सामने टीचर है जो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट जो लर्नर होता है और जिसको हमें पढ़ना है। एक बातें हमें समझनी होती है कि नो प्रॉब्लम्स लाइज विद दिस सब्जेक्ट, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं, आई मीन कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब परेशानी का कारण हमारे सामने में बस 2 चीज़ें हैं, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट्स। इन दोनों में परेशानी का कारण ये दिखता है कि 2 ही बातें हो सकती है, या तो ये आपको तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा है और एक ये जो कि आप तरीके से पढ़ नहीं पाते हो, दोनों बातें होती हैं। एक कई बार मुझे देखने को बहुत सारी चीज़ें ये मिलती है कि जब भी मैं कहीं पे डेमो लेता हूँ या जो भी क्लासेस 2-3 दिन की जो हमारी डेमो होती है या 1 घंटे जो मैं डेमो लेता हूँ, उनमें सबसे बड़ी बात ये कि जब भी मैं डेमो लेता हूँ तो उसमें हमें 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो पहली चीज़ ये कि अगर मैं 20 स्टूडेंट्स का अगर हमने डेमो लिया, सिंपल सी लॉजिक है इस चीज़ को समझना, इसमें से आप अगर बांट सकते हो तो हमें 2 लेवल के स्टूडेंट्स मिलते हैं, एक जो जिनका बेसिक्स ठीक होता है, एक जिनका बेसिक्स थोड़ा सा ख़राब होता है। जिनका बेसिक्स ठीक होता है उन लोगों को लेकर हम लोग एक बात को समझते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पे एडवांस लेवल को स्टार्ट कर देते हैं डेमो में, थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस लेके चलते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि हमारी अंग्रेजी को लेकर परेशानी का। जब मैं इस एडवांस चीज़ों को लेके आता हूँ सामने में, तो जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ें थोड़ी सी पसंद नहीं आती, तो पसंद नहीं आती तो इस बात को लेके वो टीचर को जज करना शुरू कर देता है कि टीचर ठीक नहीं है या चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब हमें बात ये समझनी है कि जब मैं आपको थोड़ी सी ठीक ठाक चीज़ें, जब मैं आपको आपके सामने में कन्फ्यूजन जब रख सकता हूँ, तो आपको सर एक बात क्लियर होगा कि मुझे बेसिक्स आते होंगे और मैं इन बातों को भी ध्यान में लेके चलता हूँ। 1 घंटे 1.5 घंटे की डेमो होती है, इसी में आप टीचर्स को जज करते हो कि हमारे लिए सही या नहीं है, और इसी 1 घंटे में बस इस बात को समझना कि हमें जज टीचर को कैसे करना है, ये बातें हमें समझनी होती। एक बात और ध्यान से हमेशा समझना कि टीचर को पता होता है कि डेमो में क्या देना है, बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। मान लो कि डेमो में आप टीचर को देखने ये आते हो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं हमें समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। अरे एक छोटा सा लॉजिक समझो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको टीचर 100% अगर चीज़ें समझा दिया, इसका मतलब आपको टीचर ने वही पढ़ाया है जो चीज़ें आपको पहले से क्लियर है, आपको वही पढ़ाया। जब तक अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं आ रही है ना, तब तक आप समझो कि आपके लेवल की चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही है, और एग्जामिनेशन वो चीज़ें पूछता है जो आपको नहीं पता होता है। हमें इस बात का हमेशा से ध्यान रखना होता है, लेकिन हम लोग इस 100% चक्कर में कि हमें सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इस चक्कर में हम लोग अपने लेवल को ख़त्म कर देते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं 1 बाय 1 अभी आपकी मैं एक इंग्लिश बेसिक्स जिसको फंडामेंटल इंग्लिश कहते हैं उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और चीज़ों को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करना कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से किस हद तक बदलने की नीड पड़ी है ना, मैं उन चीज़ों को आपके सामने में समझा रहा हूँ। बस आप लोग देखना, मैं एक छोटा सा बेसिक्स पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश की, जहाँ से इंग्लिश शुरू हुई है ना, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कुछ भी दिक्कतें हो आप मुझे कमेंट करना, और
जो भी अगर प्रॉब्लम्स अगर आप लोग को लगता है तो मुझे आप एकदम ओपन शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और अगर मन में कोई क्वेश्चंस का डाउट आ रहा है, आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हो, मैं सॉल्व करूँगा। देखो सबसे पहले इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश जो बनी है वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा अल्फ़ाबेट से बनी हुई है। अल्फ़ाबेट्स का अपना 2 पार्ट होता है, एक हम लोग वॉवेल लेते हैं, एक हम कॉन्सोनेंट्स लेते हैं। वॉवेल अपने आप में 5 होता है, कॉन्सोनेंट्स अपने आप में 21 होते हैं। ये सब हम लोग को पहले से पता है। कहानी हमारी शुरू ये होती है कि जब अंग्रेजी बनी थी तो अंग्रेजी बनी हमारी पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट के बाद हमारी कहानी आती है कि जो हमारे पास लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। तो ज़रा सा समझना, उसके बाद जो हम मान लो अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं वो 26 होता है, और इसी 26 लेटर पे हमारी पूरी की पूरी अंग्रेजी बनी हुई है। देखो सबसे पहली बात ये कि अगर ध्यान से देखो, मैं ये सब चीज़ों को लिखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, बस आप चीज़ों को समझ लो, यही चीज़ें काफ़ी है अभी के लिए। सबसे पहली बात यह कि अगर आप वर्ड देखते हो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब लेटर जो हमारा छोटा छोटा लेटर होता है, अगर आप उसको इकट्ठा करते हो तो कहीं ना कहीं वर्ड का फॉर्मेट तैयार करता है, और अगर आप वर्ड के फॉर्मेट वर्ड को अगर एक साथ इकट्ठा करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक सेंटेंस का फॉर्मेट तैयार करता है। इन सब के साथ कि अगर आप छोटा सा चीज़ है, हम लोग एक एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन को कवर करेंगे तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें लिखना सही नहीं है। तो सिंपल सी बात समझना कि हम लोग इंग्लिश में एक सेंटेंस मान के चलते हैं, एक सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस का अपना एक बेसिक स्केलेटल होता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चीज़ें बस यहीं से हमें समझनी होती है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। इसी 3 वर्ड से आपकी कहानी शुरू होती है, और इसी में जितना मन करे आप वर्ड्स को ऐड करते चले जाओ, चीज़ें हमारे यहाँ तक सही हो जाएगी। देखो सबसे पहली चीज़, ये हमारा एस सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों को समझने का अपना अपना तरीका है, और किस किस लेवल पे हमें समझनी होती है इस बात को भी हमें क्लियर करनी है। देखो सबसे पहले कि ये जो सब्जेक्ट है, जो हमें बचपन में बताया गया, सब्जेक्ट का मतलब जो करता होता है, काम करने वाला, वर्ब का मतलब जो एक्शन होता है, जो काम हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिया जिस पे काम का असर पड़ता है। मैं इसी स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एकदम हम लोग का बचपन का पढ़ा हुआ है, और ये इसको ऐतिहासिक भी माना जाता है। मैं 1 बाय 1 एक एक वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और प्रॉपर जो बेसिक्स होता है ना उसको समझते हैं। देखना, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, जो काम जिस पे काम का असर पड़ता है। इसका मतलब काम का करने वाला, इसका मतलब काम, और इसका मतलब जिस पे काम का असर पड़े। राम का मतलब राम हो गया, इट्स का मतलब खाना हो गया, और मैंगो का मतलब एक आम हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे क्रिया पूछूं कि काम क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर काम खाने का चल रहा है। खाने का चल रहा है, इसका मतलब ये हमारा वर्ब हो गया। अब बात ये आती है कि खा कौन रहा है, कौन खाता है, तो कौन खा रहा है, राम खा रहा है। मतलब कर कौन रहा है, राम कर रहा है। क्या खाता है, आम खाता है। तो सर आप ये बोलोगे कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल को आप लोग आर्टिकल मत बोलना, आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर बोलेंगे। इसको डिटरमाइनर बोलने का एक तरीका है कि जो आप ए एन द पढ़ते हो ना, ए एन द, ये इसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स डिटरमाइनर का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो आज से आप इसको आर्टिकल्स मत बोलना, आज से इसको आप डिटरमाइनर बोलना। ठीक है, इसकी भी कहानी मैं आगे चल के बताऊंगी कि इसकी अपनी अपनी क्या क्या कहानी होती है। क्लियर हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी कहानी यहाँ से समझना कि इसको क्लियर कैसे करते हैं। मैं एकदम 1 बाय 1 सबको लिख रहा हूँ। जो सब्जेक्ट आप यूज करते हो, मैं एकदम बेसिक्स पे हूँ, छोटे वाले सेंटेंस पे आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखना, मैं आगे आपको लेके चलूँगा। जब सब्जेक्ट का मीनिंग आपको बताया गया कर्ता, तो इसकी पहचान 2 तरीके से करा जाता है। एक आपका हु हो गया, जो आपसे हु का रिप्लाई ले, आई मीन अगर इसकी हिंदी की बात करोगे तो जो आपसे कौन और किसने का रिप्लाई लेता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमसे कौन और किसने का रिप्लाई लेगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब एक लैंग्वेज में इसको ये भी कह सकते हो कि जो काम को करे, इसका मतलब जिसने काम को करा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है हमारा वर्ब का। वर्ब का मतलब आपने क्रिया सुना होगा, आई मीन कि हम लोग एक्शन लिख लेते हैं, और इसकी हिंदी अगर समझोगे तो जो काम हो रहा है।
अगली पार्ट आती है हम लोग की ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का नाम हिंदी आपने कर्म सुना होगा और इसकी पहचान हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक हमारा व्हाट हो गया और एक हमारा होम हो गया। अगर हिंदी की बात करोगे तो जो हमसे क्या और किसको का रिप्लाई मांगते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जितने भी 3 वर्ड में अगर आपका सेंटेंस अगर कवर होगा 3 वर्ड्स में, जैसे कि राम आम खाता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, उसका जाना उसका आना, लाइक दैट समथिंग, उन सब का यही थ्योरी आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। और इसी छोटे वाले सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के लिख दोगे तो आपका ये सारी थ्योरी, काम करने वाला, काम का असर पड़ने वाला, वर्ब का मतलब, क्रिया, एक्शन, ये सारी की सारी वहाँ पे फेल हो जाती है। फेल होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें गलत है, मैं कह रहा हूँ कि उसका जो लेवल है ना, वो लेवल हमारा लो है। देखना, मैं एक 2-4 सेंटेंस लिख रहा हूँ और इसको आप लोग समझते चलना धीरे धीरे। आई टीच यू। देखो, आई का मतलब मैं पूछूंगा तो बोलोगे मैं होता है, टीच का मतलब पढ़ाना और यू का मतलब तुम। मैं अगर काम पूछूं तो आपको काम समझ में आएगा। आई का मतलब मैं कोई काम नहीं है, यू का मतलब तुम कोई काम नहीं है, टीच का मतलब पढ़ाना। आपको लग रहा होगा कि ये हमारा काम है, तो जो काम होगा वो हमारा वर्ब हो गया। मैं पूछा काम कर कौन रहा है, तो आप बोलोगे सर कि मैं पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ? यू को पढ़ा रहा हूँ। देखो सर वही थ्योरी है। हु, कौन, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आई मीन कि जो हमसे कौन का रिप्लाई ले रहा है। कौन का मतलब हु का जो रिप्लाई ले रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो हमसे क्या और किसको में से, दोनों में से कोई एक, किसको पढ़ाता हूँ? यू को पढ़ाता हूँ। तो ये आपसे किसको का रिप्लाई ले रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी छोटी छोटी सेंटेंस है, जैसे कि मान लो सिंपल सा बीट क्वेश्चन है, आई बीट यू। अब बोलो आई का मतलब मैं हो गया, बीट का मतलब पीटना, यू का मतलब तुम। मैं अगर आपसे काम पूछूं तो आप ये बोलोगे कि सर काम पीटने का चल रहा है, कौन पीट रहा है? तो मैं पीट रहा हूँ। किसको पीट रहा हूँ? तो यू को पीट रहा हूँ। ये आपसे हु का रिप्लाई दिया, हु बीट यू, तो हु बीट यू, आई बीट यू, ये सब्जेक्ट हो गया। आई बीट हुम, किसको? आई मीन तो यू, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एकदम चीज़ें जितनी भी बेसिक्स लेवल की होती है वो इसी पे, जो आपका एसवीओ का जो फॉर्म होता है वो इसी पे टिका होता है, कौन किसने क्या किसको। ठीक है, अब कहानी हमारी जो समझ आती है इस बेसिक्स के बाद कि हमें इसके बाद चीज़ों को कैसे लेनी है, तो इसके बाद परेशानी आती है। परेशानी इस बात से आएगा कि थोड़ा सा मैं अगर सेंटेंस को घुमा दूँ तो आपका ये थ्योरी जो है वो यहीं पे फेल कर जाता है, जो आपका बचपन का पढ़ा हुआ है। यही हमने पढ़ा होगा, कर्ता का मतलब काम करने वाला और कर्म का मतलब काम का असर पड़ने वाला। चलो थोड़ा सा अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक छोटा सा पार्ट देखा होगा कि ये क्यों यूज करा जाता है। राम ईट्स मैंगो हमने क्यों नहीं लिया और राम ईट्स अ मैंगो क्यों लिया। जैसे कि मान लो कि मैं अगर सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, आई हैव अ पेन, इसका मतलब ये हमने यहाँ पे ए का फॉर्म क्यों यूज करा, इस बात को हम लोग समझते हैं। या जब हम लोग आई हैव पेन्स यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का फॉर्म क्यों नहीं यूज करा, ज़रा सा समझना। देखो एक लॉजिक ये कहता है कि जब सेंटेंस के अंत में अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले हम लोग एक आर्टिकल का यूज करते हैं। जब भी अगर सिंगुलर नाउन से अगर आपका सेंटेंस अंत करेगा तो वहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल का यूज करा जाता है, जिस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी हमें, और मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई हैव अ पेन एंड आई हैव पेन्स। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है, जिस वजह से इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज करा। ये हमारा प्लूरल नाउन है तो इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं करा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज करा जाता है। बस इसकी एक ये छोटी सी ग्रामर है। ये थी हमारी बेसिक्स वाली। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सेंटेंस अगर आप, मैं इसी राम ईट्स अ मैंगो को थोड़ा सा अगर मैं मॉडरेट करके लिखूं या मैं उसको थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दूं, तो आप ज़रा सा देखना, मैंगो इज ईटन बाय राम। ज़रा समझना, अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो हमें कई बार ये समझ आएगी, अब मैंगो का मतलब आम, इज ईटन का मतलब भर्ब हो गया, खाने का काम चल रहा है, बाय राम का मतलब राम के द्वारा खाया जा रहा है। सर जैसे ही हमने इस वाले सेंटेंस को देखा तो हमें एक बात यहाँ से क्लियर समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अगर आप काम देखोगे तो काम इसमें भी राम ही कर रहा है। आम खा कौन रहा है? तो राम के द्वारा आम को खाया जा रहा है। हिंदी अगर देखोगे तो यहाँ भी राम ही काम कर रहा है और खा किसको रहा है? आम को ही खा रहा है। लेकिन सर यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो हमारा अ मैंगो सब्जेक्ट बनेगा।
अब देखो टीचर यहाँ पे क्या करेगा कि ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पे भी राम ही सब्जेक्ट है, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक यहाँ से समझो। मैं थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर दे रहा हूँ, मैंगोज इज या आर इटेन बाय राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को पुट करना है इसके साथ, मेन वर्ब के साथ, और यहाँ पे बाय राम लगा हुआ है। सर इस वाले सेंटेंस में भी ध्यान से देखोगे तो काम हमारा राम ही कर रहा है, काम जो हमारा राम ही कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब का फॉर्म पुट करोगे तो इज नहीं होगा, आर होगा, और यहाँ पे खैर इस तो सही है। अब हमें झंझट ये आती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी के अकॉर्डिंग या जो अपने थ्योरी पढ़ा हुआ बचपन से उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सब्जेक्ट राम बन रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे आर को क्यों फिट करा। और ऊपर वाले सेंटेंस को अ मैंगो इज ईटन बाय राम में अ मैंगो भी सिंगुलर है और राम भी सिंगुलर, तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट का झंझट नहीं आएगी। एक सर थ्योरी हमारा ये कहता है, और ये हमारा एक एग्रीमेंट का थ्योरी है, कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब आएगा, और कहता ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। ये एक एग्रीमेंट हम लोग के सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ हुआ था, और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ हुआ था कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा, और अगर वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये एग्रीमेंट हमारे सामने में आया हुआ था। अब ध्यान से समझोगे तो सर एक छोटा सा चीज़, ये हमारा यहाँ पे वर्ब का पार्ट हुआ। अगर काम इस वाले थ्योरी के हिसाब से आओगे कि किसने काम को करा या कौन करा, तो सर आपको यहाँ पे राम दिखेगा। और थ्योरी ये कहता है कि अगर ये वर्ब हुआ, अगर आप इसको 1% अगर सब्जेक्ट मान लो तो सर राम सिंगुलर है, इसके वजह से यहाँ पे इज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आर होगा। ये सब्जेक्ट नहीं है सर, इसका जो सब्जेक्ट है वो मैंगोज है। ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर है। अब सर ज़रा सा आप अपनी थ्योरी को रिलेट करके देखो कि कौन किसने या करने वाला क्या मैंगोज काम कर रहा है, नहीं कर रहा है काम वहाँ पे। यही झंझट हमारे सामने में आती है, और ये चीज़ें क्लियर कैसे करनी है। तो सर एक छोटा सा टॉपिक यहाँ से हम लोग को इनिशिएट करना होता है, आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, कि हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। जितने भी छोटे लेवल के सेंटेंस है जो 3 वर्ड्स का होंगे, ये भी सर 3 वर्ड्स का ही है, बस इसको। और हाँ, किसी के दिमाग में सर अगर ये आ रहा होगा तो ये पैसिव में लिखा हुआ है, तो सर इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि ये पैसिव है। सबसे पहले ये सेंटेंस है, और सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट का रखना जरूरी होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट का रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये भूल जाना कि पैसिव में एक्टिव में, वर्ब का एक्टिव पैसिव का भी अपना एक मतलब होता है, उसका एक लॉजिक होता है। मैं आगे चल के वो क्लियर करूँगा कि एक्टिव पैसिव का मतलब क्यों होता है। और इसमें भी सर पैसिव लिखने के साथ साथ इसका भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जो कि मैं भी शायद आप लोग का क्लियर ना हो, मैं उस चीज़ को क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैं वापस आप लोग को जो बेसिक्स ग्रामर है, क्योंकि हमें थ्योरी ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। सर चीज़ें हमें ये समझनी होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिले तब ना, हमें उसके लिए सब्जेक्ट मिलना ज़रूरी होता है। अब हमें सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है और हम लोग एरर को काट रहे हैं। सर कभी भी एरर नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, वर्ब को काटने चले हैं। सर इज या आर को काटोगे, हैज या हैव को काटोगे, डू को डज करोगे, या इज वाज को वर करोगे, तो सर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, और आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वर्ब जज कैसे करोगे। ये एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, आप लोग जब भी मैं अगर पढ़ाऊँ तो आप लोग बेसिक से डे 1 डे 2 करके मैं क्लासेस को डालूंगा डेली, तो डे 1 से लेके आप कंप्लीट प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को पढ़ना। ठीक है, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही लिखते चलना जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, प्रॉपर तरीके से लेक्चर को अटेंड करना। ठीक है, देखना एक छोटा सा चीज़, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखो हम लोग सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट खोजने का अपना कोई तरीका नहीं होता है, बस आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करके निकाल दो, सब्जेक्ट आपके सामने में रहेगा। और
सब्जेक्ट खोजने का तरीका इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि सर सब्जेक्ट कोई काम जो होगा ना वो बिल्कुल अकेला होगा, कहीं पे भी एक नाउन या प्रोनाउन होगा, बस ये होता है। देखो कैसे समझने की हम लोग इसको कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को। सबसे पहली बात ये, अपने हम लोग के पास दो टॉपिक्स तो खैर काफ़ी है, दो चीज़ें बस याद रखना कि हमारे सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सर सबसे पहले कि हमें एक वर्ड रिकॉग्निशन का, मैंने शायद कल के वीडियो में या आज के वीडियो में मैंने बोला होगा कि वर्ड रिकॉग्निशन एक पार्ट होता है आपके ग्रामर को समझने के लिए, कि जो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सर आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसको कि हम लोग 8 भागों में बांटते हैं, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, मैं इसको फिर आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा सबको कैसे होता है। हम इसमें लेके चलते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, और इन सब से ऊपर आप एक छोटे से पार्ट को रख लो, डिटरमाइनर को, ये अंदर के फॉर्म आप जिसको लेते भी हो कई बार। ठीक है, देखो अब कोई भी अगर आपका सेंटेंस आएगा एसवीओ के फॉर्म में ही आएगा, जनरली एसवी रहता ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी आपको मिल ही जाएंगे। तो सर उसमें जो भी पार्ट आएगा तो वो पूरा का पूरा यही सब होता है, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक हो गया, और एक आपका एक आपका डिटरमाइनर का पार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग 8 ग्रुप्स में लेते हैं और एक हमारा डिटरमाइनर एक अलग से जो हमारे सेंटेंस में आता है। इसके बाद आपके सेंटेंस में कुछ भी नहीं आता है। अब इसके बाद अगर सेंटेंस में अगर कुछ आता है तो सर एक छोटा सा लॉजिक समझना यहाँ से, कि आपने फ्रेज का नाम सुना होगा, नाउन फ्रेज का नाम सुना होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज का नाम सुना होगा, वर्ब फ्रेज का नाम सुना होगा। तो सर एक लॉजिक है, अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा ना तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन से ही बना होगा। अगर कोई वर्ब टाइप फ्रेज होगा ना तो उसमें वर्ब लगा होगा, नाउन लगा होगा। अगर फ्रेज भी तैयार हुआ होगा तो वो इसी पार्ट से तैयार हुआ होगा, बाकी इसके बाद की चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको एक बात बोला था कि किसी भी फ्रेज को समझने से पहले, किसी भी फ्रेज को जब आप इनिशिएट करते हो, जब आप बताते हो कि एक फ्रेज है, तो सर सबसे पहले वो एक वर्ड का कलेक्शन होता है। मान लो हम लोग यूज़ करते हैं इन स्टेड ऑफ, और उसको जनरली हम लोग एक प्रॉपर तीनों वर्ड को एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के फॉर्म में लेते हैं कि इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन, स्टेड ऑफ वहाँ पे जो भी हो एक ऑफ का फॉर्म लगा हुआ है। सर ध्यान से देखोगे तो इन स्टेड ऑफ, इन प्रेपोजिशन है, स्टेड वहाँ पे नाउन है, फिर ऑफ प्रेपोजिशन, और उसके बाद अगर किसी को रखोगे वो हमारा नाउन का काम करेगा। तो जो भी बनेगा ना वो इसी सब से मिलजुल के बनेगा और वो फ्रेज बनता है। सबके अपने अपने काम होते हैं, देखना कि काम क्या होता है। सबसे पहले ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना, इन दोनों का काम है कि आपके सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट आता है। बस इन दोनों का इतना ही काम है, बाकी की चीज़ें हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। नाउन और प्रोनाउन का जो काम है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा या नहीं तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। जरा सा समझना यहाँ से कि मैंने अगर एसवीओ का फॉर्म रखा है तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में भी या तो सब्जेक्ट हो गया या नहीं तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इन दोनों के साथ साथ एक लॉजिक और क्लियर हो गया कि या तो नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट में भी कहानी यही है कि या तो नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। अब देखना कि सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन यू हैव टू यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस। मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन यू हैव टू यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब कि अब जिस फंक्शन के आधार पे सेंटेंस में वर्ड को जज करते हो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब जो भी सेंटेंस हमारा यूज हुआ है उसमें जितने भी जिस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसका अपना फंक्शन क्या काम कर रहा है। फंक्शन काम करने का मतलब कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, कुछ भी इन्हीं में से कुछ होता होगा। हमारे सामने में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिया हमने इस वर्ब को छोड़ के, तो सब्जेक्ट में हमें ये समझ आया कि ये इसको हटा दो अभी, ये थोड़ा ठीक नहीं, कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है और ये नाउन या प्रोनाउन है। यहाँ से हमें 4 लॉजिक समझ में आता है। जरा समझना कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, वो मिस्टेक से लिखा गया था। अगर ऑब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा।
अब यहाँ से लॉजिक समझना कि अगर आपके सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है तो सर या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। दोनों की कहानी उतनी है कि अगर सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा। आगे आते हैं वापस हम लोग एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, आई मीन की विशेषता को बताना, और आपको समझ में आ रहा होगा टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। सर एक बात समझ में आ गया यहाँ से कि जब एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा। बात समझ आई? इसका मतलब यह हो गया कि एडजेक्टिव का काम क्या है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। अब लॉजिक ये समझो कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में एडजेक्टिव अगर आएगा तो इसके साथ नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। अब अगर नाउन या प्रोनाउन अगर नहीं है तो इसके साथ एडजेक्टिव आने का कोई मतलब अपना नहीं बनता है। बात समझ आ रही है? तो जब एडजेक्टिव अगर आपके सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ साथ नाउन या प्रोनाउन भी आएगा एडजेक्टिव आने के साथ। वर्ब का मतलब एक्शन, और सर इस एक्शन को आप क्रिया मत समझना, काम मत समझना, ठीक है? मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा जब वर्ब के नॉन वर्ब पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे ना, तब मैं समझाऊंगा कि वर्ब का मतलब एक्शन या क्रिया क्यों मत माना। वर्ब का मतलब वर्ब का फॉर्म, जो आप प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, वो वर्ब फॉर्म समझना। एडवर्ब का मतलब होता है टू क्वालिफाई एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। कहने का मतलब ये हो गया कि जरा सा लॉजिक समझना यहाँ से कि एडवर्ब का यूज हम लोग तब करते हैं जब एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब की क्वालिटी को बताना होता है। सर सिंपल सा बात समझना, इन दोनों पार्ट को जरा सा देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, और एडवर्ब का मतलब होता है कि एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब की विशेषता को बताना। लॉजिकल ये समझना कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आया तो नाउन आया होगा, और अगर एडवर्ब आया हुआ है तो या तो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब का आना वहाँ पे जरूरी है। तो सर एक लॉजिक समझना कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अगर एडजेक्टिव आया तो उसके लिए नाउन आया होगा, अगर एडवर्ब आया तो उसके लिए एडजेक्टिव आना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा नाउन का आना। अगर नाउन है तभी एडजेक्टिव आएगा, और अगर एडजेक्टिव है तभी एडवर्ब आएगा। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि सर हमारे ग्रामर में अगर क्वालिफायर के फॉर्म में लेंगे तो सर क्वालिफायर के फॉर्म में बस यही दोनों पार्ट हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। नीचे आते हैं प्रेपोजिशन पे। इसका मतलब होता है टू रिलेट वर्ड्स, जो हमें वर्ड को रिलेट करे, आई मीन वर्ड को जोड़े। और कंजंक्शन का काम होता है टू रिलेट सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस को जोड़े। और इंटरजेक्शन का यूज करा जाता है जिसको कि हम लोग सडन फीलिंग्स के फॉर्म में लेते हैं। सडन फीलिंग्स का मतलब होता है कि अचानक में कोई चीज़ें हो जाना, जैसे कि हुर्रियालास वगैरह का यूज करा जाता है। या मान लो आप जा रहे हो तो रास्ते में आपको 500-1000 रुपये के नोट मिल जाते हैं, तो मन में एक हैप्पी वाली फीलिंग्स आती है, क्योंकि पता नहीं होता है हमें कि ये अचानक हमें पैसे मिलने वाले थे। ठीक है, अब इन सब में जरा सा चीज़ों को समझना कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, ये हमारा वर्ब हो गया। बाकी की जो कहानी है, अगर हम लोग वर्ड को जोड़ेंगे तो प्रेपोजिशन का यूज करना, सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कंजंक्शन का यूज करना। अब समझना कि अगर हमें जोड़ने का काम करना है तो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, क्वालिफायर बनाना है एडजेक्टिव और एडवर्ब, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन। सारी चीज़ें हमारी यहीं से क्लियर हो जाती है। अब एक बचा डिटरमाइनर, आर्टिकल्स का यहाँ पे अपना क्या यूज है। सर सबसे पहले मैं आपके सामने एक दो बातें रख रहा हूँ और चीज़ों को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। जरा सा समझना, सब्जेक्ट खोजने का कोई अपना तरीका नहीं है, ऑब्जेक्ट पहचानने का अपना एक तरीका है। जैसे सर हम लोग एक स्ट्रक्चर अभी यूज करा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब के बाद आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक यहाँ से ये समझा। सर देखना, मैं दो थ्योरी लिख रहा हूँ सब्जेक्ट पहचानने का, निकलेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट को पहचान करता है। जरा समझना कैसे। थ्योरी ये कहता है प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, तो इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और सर एक पार्ट और होता है नॉन वर्ब का। नॉन वर्ब के बाद भी बोला जाता है कि अगर कोई नाउन आया हुआ है या प्रोनाउन आया हुआ है, मान लो नाउन ही लेते हैं, तो सर ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, और ये इसी नॉन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपके सामने में नॉन वर्ब रखूँगा। सर यही तीन थ्योरी आपके सामने में है कि जो आपको सब्जेक्ट खोजने में मदद करता है और सब्जेक्ट की पहचान प्रॉपर वे में करता है। और सर ये थ्योरी कभी फेल नहीं करेगा, कभी फेल नहीं करता। आपकी सारी कहानी फेल कर जाएगी, लेकिन सर ये फेल कभी नहीं करेगा। और सर यही आपके लिए कह सकते हो कि रामबाण के फॉर्म में काम करता है, यही तीनों थ्योरी।
कि प्रेपोजिशन के बाद या तो सर नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, और इसके बाद कुछ नहीं आ सकता है, बस यही 3 आएगा। प्रोनाउन का ग्रामर आपको पता है, वर्ब का चौथा फॉर्म का ग्रामर पता है आपको, और नाउन। अब सर हम लोग समझेंगे इसको कि सर डायरेक्ट हम लोग किसी को नाउन कैसे मानेंगे, किसी को प्रोनाउन तो हमें पता ही है, वर्ब का चौथा फॉर्म आपको पता होगा कि आईएनजी का फॉर्म होता है। अगर ये दोनों पार्ट नहीं है तो सर बचा तो यही ना, तो ये चीज़ें हमें समझेंगे। वर्ब के बाद भी कंडीशन वही है, वर्ब के बाद भी या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। सर एक छोटा सा लॉजिक और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको कि हम लोग एक वर्ड रिकॉग्निशन के फॉर्म में भी लेते हैं और सेंटेंस में अपना यूज करने का एक तरीका होता है। जरा समझना लॉजिक। थोड़ा सा आर्टिकल की बात कर लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। राम इज अ बॉय। इज हमारा वर्ब हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, एक लॉजिक समझना कि जब भी सर डिटरमाइनर आएगा ना तो ये अपने साथ हमेशा एक नाउन लेके आएगा, हमेशा। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर यहाँ से तैयार होता है कि अगर डिटरमाइनर आएगा तो अपने साथ एक नाउन लेके आएगा। इस लॉजिक को समझना कि यहाँ से चक्कर क्या है। मान लो कि ये हमारे पास 4 वर्ड का एक सेंटेंस हमारे सामने में आया कि डिटरमाइनर जब भी आएगा तो अपने साथ एक नाउन लेके आएगा। अब लॉजिक यहाँ से समझना, मैं अगर इसी सेंटेंस को लिखूँ राम इज अ गुड बॉय, अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ गलत नहीं है, एकदम 110% सही है। लेकिन जब इसको आप पार्सिंग करोगे, वर्ड बाय वर्ड को देखोगे, तो इज हमारा वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, और बॉय हमारा नाउन हो गया, और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। सर एक लॉजिक समझना कि हमें इस वाले सेंटेंस में राम इज अ गुड बॉय लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि बॉय हमारा नाउन है, गुड हमारा एडजेक्टिव, और ये हमारा डिटरमाइनर। ये तो खैर पहचान में आती है। अच्छा, डिटरमाइनर का एक और कंसेप्ट है, मैं आपके सामने में लिख रहा हूँ कि जरा देखना, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ये एक थ्योरी है, सनम। एस का मतलब सम हो गया, ए का मतलब एनी हो गया, एन का मतलब नो हो गया, ए का मतलब ऑल हो गया, और एम का मतलब सर या तो मच या तो मेनी, दोनों होते हैं। ये भी सर सारे के सारे अपने आप में डिटरमाइनर होते हैं। जब भी आएगा तो अपने साथ एक नाउन लेके आएगा। अब सर एक लॉजिक समझना कि ये हमारे लिए छोटा सेंटेंस था, बॉय हमें नाउन क्लियर हो गया, तो हमने यहाँ पे सामने में लिख दिया नाउन है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि लड़का अच्छा है, और ये डिटरमाइनर हो गया। सर जब भी सीक्वेंस बनेगा ना तो यही सीक्वेंस बनेगा, और जब भी सर आपके सामने में अगर डिटरमाइनर होता है ना तो सर आप सीधे अंत में भाग के चले जाना, इसका नाउन सर इसके अंत में ही होगा। और ये नाउन आप तब तक आप अंत में जाओगे जब तक कि आपको कोई इंडिकेटिंग पॉइंट ना मिले। इंडिकेटिंग पॉइंट का मतलब ये हो जाता है जैसे लाइक प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इस टाइप का। अगर जब तक आपको वर्ड ना मिले ना, आप अंत तक चले जाना, आपका नाउन वहीं पे रहेगा। ठीक है, अब सर एक छोटा सा लॉजिक समझना। हमने यहाँ पे एक बात लिखा था कि एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को जो बताएगा वो एडजेक्टिव बताएगा। सिंपल सा चीज़ समझना। इसका मतलब कि सर जब भी एडजेक्टिव आएगा ना तो नाउन के पहले ही आएगा। बात समझ आ रही है? और इस डिटरमाइनर का नाउन जरा समझना, डिटरमाइनर इन दोनों के बीच में अगर रखोगे तो सर हम एडजेक्टिव के पार्ट को रखेंगे। एकदम लॉजिक समझना। और मैंने बोला था डिटरमाइनर का अगर नाउन ढूंढना है तो सबसे अंत में चले जाना। सर ये नाउन हो गया, और नाउन के पहले हमेशा हम लोग एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करते हैं। जब तक कि कोई तुम्हें आइडेंटिफिकेशन वाली या आइडेंटिटी कुछ ना मिल जाए किसी भी चीज़ का, तब तक आप अंत में चले जाना। जैसे मान लो कि हमने लिखा, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे देखना, मैंने लिखा द हाउस ऑफ राम, कुछ भी, अब इसके आगे वर्ब लगा दो। सर ये हमें तो क्लियर है कि ये डिटरमाइनर है, और सर ये हमारा प्रेपोजिशन है। लॉजिक समझना। तो इस डिटरमाइनर का नाउन इस प्रेपोजिशन से पहले होगा, इसका मतलब ये जो हाउस है ये हमारा नाउन बनेगा। और प्रेपोजिशन है तो इसके बाद भी सर नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो ये नाउन होगा, और ये नाउन के साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी होता है कि जब तक आपको कोई भी अगर आइडेंटिटी ना मिल जाए तब तक आप उसके अंदर में चले जाना। एक सेंटेंस में थोड़ा सा इससे बड़ा कर रहा हूँ, राम इज अ रियली गुड बॉय। देखना समझना, इज हमारा वर्ब हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ए हमारा डिटरमाइनर हो गया, और इसका जो नाउन मैंने बोला था सीधे अंत में चले जाना, तो सर इसका नाउन हमारा बॉय हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव। और सर जरा समझना, लड़का अच्छा है और सच में अच्छा है। ठीक है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब एडवर्ब हो गया। और सर एक बात और, हिंदी मत निकालना किसी का, जैसे मैंने अभी हिंदी निकाला था, तो ये हिंदी मत निकालना, आपके लिए हिंदी बहुत बड़ा वो बेकार साबित होगा।
अब सर एक बात समझ आए, ये हमारा एडवर्ब का काम क्या, और एडवर्ब पहचानने का एक तरीका होता है, जरा सा लॉजिक समझना, कि अगर आप जैसे मान लो कि हमने न्यू लिखा और न्यूली लिखा, रियल लिखा एंड रियली लिखा, सर दोनों में अंतर ये होता है कि ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है और ये हमारा एडवर्ब का पार्ट है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अगर आप एडजेक्टिव में, सिंपल सा लॉजिक समझना, कि अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो ये अपने आप में एडवर्ब बनता है। एकदम लॉजिक समझना कि जब आप एडजेक्टिव में एल वाई को अगर आप सफिक्स करोगे तो ये अपने आप में एडवर्ब बनेगा। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जैसे वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, ये सब पहले से अपने आप में एडवर्ब है, क्योंकि हमें समझनी होती है कि जब जो भी हमारे पास टॉपिक है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, सर सबके ग्रुप में अपना कुछ ना कुछ वर्ड है। उसी तरीके से एडवर्ब के ग्रुप में भी अपना कुछ ना कुछ वर्ड है। तो ये वही ग्रुप वाला वर्ड है जिसको कि वेरी के फॉर्म में आप लेते हो। अब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, राम इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो जब भी अगर आपको एडवर्ब बनाना होगा तो सर एडजेक्टिव में आप एल वाई को सफिक्स कर देना, ये अपने आप में एडवर्ब बनेगा। ठीक है, तो सर ये पार्ट हो गया। अब लॉजिक यहाँ से ये समझना कि अब सर हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन गया कि डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एकदम समझना कि सर अगर डिटरमाइनर है तो उसके साथ उसका अपना नाउन आएगा, हमने नाउन को रख दिया। नाउन की विशेषता को कौन बताती है? एडजेक्टिव, इसके पहले आएगा। एडजेक्टिव विशेषता को कौन बताती है? एडवर्ब, ये इसके पहले आएगा। सर ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि आप अपने मन से 10 वर्ड ले लो और बोर्ड पे फेंक दो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सर सबका अपना अपना एक सीक्वेंस का तरीका होता है कि अगर आप नाउन एडजेक्टिव रखना है तो नाउन के पहले रखोगे, एडवर्ब रखना है एडजेक्टिव के पहले रखोगे, ये अपने आप में एक सीक्वेंस होता है। सर अगर मैं एक सेंटेंस छोटा सा थोड़ा बड़ा और कर दूं, राम इज अ रियली वेरी गुड बॉय, तो सर वो भी हमारा ठीक होगा, क्योंकि सर यहाँ पे आपको एक थ्योरी पता है कि एडवर्ब अपनी विशेषता मीन इटसेल्फ खुद भी बताती है। तो सर इसके बगल में, इस एडवर्ब के बगल में आपके सामने एक लॉजिक ये भी हो जाएगा कि डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एकदम चीज़ें क्लियर है आपके सामने में। ठीक है, सबसे पहले डिटरमाइनर का नाउन देख लेना, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब हो जाएगा और एडवर्ब पहले एडवर्ब हो जाएगा। अगर आपके सामने, अगर आप एफिशिएंसी, अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज क्लियर है तो आप इसके पहले जितना मन करे आप इसके पहले लगा सकते हो। ये सर हमारा एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया सेंटेंस में वर्ड को यूज करने का, और इस बात को हमेशा सर याद रखना। अब सर वहाँ से एक लॉजिक हमें समझनी होती है, एकदम चीज़ों को समझना तरीके से। जैसे सर हमने डिटरमाइनर के साथ नाउन को रखा, उसके बगल में एडजेक्टिव को रखा, तो सर नाउन का कंसेप्ट या डिटरमाइनर का कंसेप्ट इन दोनों के साथ रिलेशन है कि डिटरमाइनर आया हुआ तो इसके साथ नाउन आएगा। नाउन के बगल में एडजेक्टिव को रखा तो सर इसका डिटरमाइनर से कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका कंसेप्ट नाउन से है। हमने अगर एडजेक्टिव बगल में एडवर्ब को रखा तो ये एडवर्ब का कंसेप्ट इस एडजेक्टिव से है। ठीक है, और इस एडवर्ब को रखा तो इस एडवर्ब का कंसेप्ट इस एडवर्ब से। उसी तरीके से एक लॉजिक यहाँ से समझना कि चीज़ें हमें क्लियर किस तरीके से करनी होती है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना। आप लोग को, अगर मैं उधर वाले पार्ट को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, चीज़ें हमारी मैक्सिमम हद तक क्लियर हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा, बस इस बात का गारंटी होता है। देखो सर, जिस तरीके से डिटरमाइनर के साथ नाउन आया, उसी तरीके से प्रीपोजिशन के साथ भी तो नाउन आता है, प्रोनाउन है, वर्ब का चौथा फॉर्म है। और सर एक लॉजिक यहाँ से समझो कि प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब का चौथा फॉर्म है तो वो तो सर ऑब्जेक्ट होता है। और सर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्लियर है कि ये नाउन ही होता है, चाहे वर्ब का चौथा फॉर्म भी क्यों ना हो। इसको हम लोग वर्बियल नाउन कहते हैं, वर्ब एज ए नाउन, जिसको जेरेंट के फॉर्म में लेता है। वर्ब के बाद भी नाउन, प्रोनाउन में आधा नाउन ही रहता है और वर्ब का चौथा फॉर्म। तो सर ये जो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये भी तो क्लियर है ना कि जो ऑब्जेक्ट हो भी नाउन या प्रोनाउन होगा। मान लो हमने नाउन को ले लिया, और नॉन वर्ब की बात तो खैर नाउन ही है, तो ये नाउन अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो सर ये भी नाउन ही हो जाता है। तो सर हमारे पास एक लॉजिक ग्रामर क्या बना कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। लॉजिक यही बना हमारे सामने में। मैं आपको फंक्शनल ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, रटी रटाई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको रटने की जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता रहा हूँ। देखो, और सर आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा आजकल में ही। एक लॉजिक तो समझ आया ना कि प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन ही आएगा थ्री के अकॉर्डिंग। अब सर इस प्रीपोजिशन का लॉजिक इसके साथ, क्योंकि वर्ड को जोड़ता है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ड के फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, बाकी एडजेक्टिव वगैरह अगर आएगा वो हम लोग देखेंगे बाद में। अब अगर ये नाउन आया तो सर इन दोनों के बीच में, इस थ्योरी की वजह से डिटरमाइनर के नाउन, इन दोनों के बीच हमने एडजेक्टिव को रखा, तो सर इन दोनों के बीच में भी आप एडजेक्टिव को रख सकते हैं ना रख सकते हैं? रख सकते हैं।
इन तीन के बीच में अगर हमें किसी को रखने का मन करे तो सर हम लोग एडवर्ब को रख सकते कि ना रख सकते? बात समझ आ गई यहाँ तक कि अब ये अपना एक सेंटेंस में सीक्वेंस होता है सेंटेंस को यूज़ करने का। अभी मैं आपके सामने में सेंटेंस रखूँगा, कुछ एक दो सेंटेंस में आपको इस थ्योरी पे कवर करवा दूंगा। सेंटेंस में थ्योरी का सब्जेक्ट ढूंढवा दूंगा, वर्ब ढूंढवा दूंगा, और प्रेपोजिशन के साथ ये कंसेप्ट कैसे लागू होता है ये भी मैं आपके सामने अभी रखूँगा। जरा समझना, ये प्रेपोजिशन का कंसेप्ट हो गया। सर उसी तरीके से जैसे हमने वर्ब और नॉन वर्ब को रखा था, सर इसके बगल में भी तो यही काम करेगा ना कि अगर वर्ब के बाद नाउन आता है, इन दोनों के बीच में अगर किसी को रखोगे तो वो हमारा एडजेक्टिव का पार्ट आएगा। इन तीन के बीच में अगर किसी को रखोगे तो सर वो हमारा एडवर्ब का पार्ट आएगा। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एकदम चीज़ें क्लियर है आपके सामने। ठीक है, अब सर किसी सेंटेंस को हिंदी निकालने की सर कोई ज़रूरत नहीं है। अब सर अगर आपने ये फंक्शन अगर आपने समझ लिया, अगर चीज़ें अगर एक बार में बहुत ज़्यादा अगर क्लियर ना हो तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, चीज़ें सारी 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगी। इसी सीक्वेंस पे आपका पूरा का पूरा ग्रामर टिका हुआ रहता है, इसी सीक्वेंस पे, और हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता है। और कंजंक्शन की बात करेंगे जिसमें वर्ब को जोड़ा जाता है, तो उसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कंजंक्शन का क्या कंसेप्ट है। जितना भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा सेंटेंस सर इसी पे टिका होता है। आपके लिए सर वर्ब को जज करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ढूंढना जरूरी है। एडजेक्टिव देख रहे हो, नाउन का आना जरूरी है। एडवर्ब देख लो, उसके बदले में एडजेक्टिव का आना जरूरी है। सर अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो मैं इसमें से कुछ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सबको लेक्चर में बता ही दिया है, और मैं सेंटेंस आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस हम लोग समझेंगे कैसे और सेंटेंस को बड़ा कैसे करेंगे। इस चीज़ को मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। जरा सा देखना, मैं ऊपर के पार्ट को मिटा देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चंस मैं करवा के ख़त्म कर दूंगा, और क्वेश्चंस हम लोग करवाते रहेंगे जो बेसिक्स ग्रामर है। और क्वेश्चन सर आज से आप लोग का बनना शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वर्ब का, ये सब क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे 1-2 लेक्चर में। देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस आपके सामने में रखा, प्रेसिडेंट डिलीवर्ड लेक्चर। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं अभी नया हूँ इस चीज़ पे, इसलिए। देखो, अब एकदम पुरानी वाली चीज़ें हैं, जो आपका वो काम करता होता था ना, बस वही है, देखना। अब आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे कैसे बड़े सेंटेंस में, उस चीज़ को भी मैं कवर करवाऊंगा। डिलीवर्ड हमारा वर्ब हो गया, काम क्या चल रहा है डिलीवर करने का, कौन डिलीवर कर रहा है, प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट हो गया, क्या डिलीवर कर रहा है, लेक्चर। सर ए डिटरमाइनर है और इसका नाउन ये हो गया, और ये नाउन के साथ ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद आया हुआ है, ठीक है। वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सर ध्यान से देखो, यही छोटा सेंटेंस है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं। द न्यू प्रेसिडेंट डिलीवर्ड अ नाइस लेक्चर। देखो, सेंटेंस वही है, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब आपके पास लॉजिक क्या है कि चीज़ों को समझने का, कि हम लोग चीज़ों को 1 बाय 1 समझेंगे कैसे और क्लियर कैसे करें बिना हिंदी निकाले, और चीज़ों को देखते हैं कैसे। देखना एक चीज़, सर द हमारा डिटरमाइनर हो गया, और डिटरमाइनर से हमें क्या समझ आती है, सर इसका हमें नाउन चाहिए। नाउन सर हमें अंत तक चले जाना है जब तक कि हमें कोई लॉजिकल या आइडेंटिटी वर्ड ना मिल जाए। सर ये हमारा डिटरमाइनर है, ये हमारा वर्ब है। सर ये वर्ब और डिटरमाइनर पर इसका अपना ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा, तो सर इसका नाउन इस वर्ब से पहले, ये नाउन। और एक बात, नाउन के पहले अगर कोई वर्ड है तो सर एडजेक्टिव, इसके पहले अगर कोई वर्ड होता तो सर हम लोग का एडवर्ब होता। ये डिटरमाइनर, इसका नाउन सीधे अंत में चले जाओ, लेक्चर। नाउन के पहले क्या लोगे, एडजेक्टिव। सर ये नाउन के साथ ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा सा एक बात बताओ, मैंने बोला था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका है, प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर सब्जेक्ट एकदम खाली रहेगा, और सब्जेक्ट के पहले कोई प्रेपोजिशन वर्ब नहीं रहेगा। सर ये नाउन देखो अपने आप में खाली है, और ये नाउन खाली है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ये नाउन बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट छांट के निकाल दो, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। मैं प्रेपोजिशन से बहुत सारे वर्ड को जोड़ के मैं आपके सामने में इस चीज़ को भी रखूंगा कि कैसे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, और समझने समझाने की चीज़ों को शुरू करता हूँ। देखना, थोड़ा गेज लगेगा, लेकिन मैं द
न्यू अपॉइंटेड प्रेसिडेंट डिलीवर्ड अ नाइस प्रिपेयर्ड लेक्चर। देखो सेंटेंस वही है, इसमें क्या कर दिया गया कि एडजेक्टिव एडवर्ब को लगा लगा के सेंटेंस को बड़ा कर दिया गया। अब देखो कॉमन एड हमें कैसे छांट के निकालना है जरा समझना। जो जो सर आपको पता चल रहा है ना आप उसको लिख दो, बाकी छोड़ दो, बाकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, ठीक है, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया और सर ये वर्ब हो गया। हमें इसके बाद कुछ नहीं पता है तो, और वर्ब सर ये कैसे होगा मैं इसको भी आगे चल के आपको क्लियर कर दूंगा कि बिना हिंदी निकाले बिना थ्योरी को जाने हम लोग वर्ब को भी कैसे फाइंड कर लेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। इस डिटरमाइनर का हमें नाउन ढूंढना है तो सर सीधे अंत में चले जाना और लॉजिक पार्ट हमें यहाँ पे ये मिला कि ये वर्ब है। सर इसका जो नाउन होगा इस वर्ब से पहले होगा, इसका मतलब ये नाउन है। और सर एक लॉजिक और समझना कि सर इस नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन और वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये नाउन हमारा खाली है, तो सर ये नाउन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। नाउन के पहले हम लोग किसको रखते हैं? एडजेक्टिव को, ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव पहले हम लोग किसको रखते हैं? एडवर्ब को। सर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको कॉमन एड दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एडजेक्टिव में एलवाई लगने के बाद ही एडवर्ब बनता है। और सर एक लॉजिक ये है कि जब आप एडवर्ब के प्लेस पे है तो ये वर्ड भी हमारा एडवर्ब होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे न्यू की जगह पे न्यूली हो जाएगा। सर कॉमन एड का पार्ट आगे आओगे, ये हमारा डिटरमाइनर है और इसका नाउन सीधे आप अंत में चले जाओ और सर ये वर्ब भी है डिटरमाइनर भी है, तो दोनों का नाउन सर बनेगा लेक्चर। और वर्ब के बाद है तो नाउन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन के पहले देखोगे तो ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले देखोगे तो सर ये हमारा एडवर्ब बनेगा। और सर आपको पहले से पता है कि एडजेक्टिव में अगर आप एलवाई लगाओगे तब ये एडवर्ब बनेगा, तो सर इस नाइस के जगह पे नाइसली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगने के बाद ये एडवर्ब बनता है। और सर ये एडवर्ब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एडवर्ब के प्लेस पे आया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे इसको एडवर्ब माना, ठीक है। तो आई थिंक आपको जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको तरीके से दे दिया है। और डे 1 डे 2 करके जो बेसिक्स ग्रामर की बात आएगी, आपको जो क्वेश्चंस बनाने का जो जिम्मेदारी है ना वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं आप उससे बनवा दूंगा। बस आप लोग से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो लेक्चर है उसको आप प्रॉपर तरीके से, अगर आपके पास टाइम अगर उस टाइम नहीं होते जिस टाइम आपके पास नोटिफिकेशन जाते हैं, आप बाद में लेक्चर को पूरा देखना, बट तरीके से देखना। क्वेश्चंस बनाना मैं 1 सप्ताह में आप लोग को सिखा दूंगा, बाकी की थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने देखा होगा मैंने आपके सामने में क्वेश्चंस बनाए, एडवर्ब को टेकअप करा, एडजेक्टिव को टेकअप करा, नाउन को करा, सब्जेक्ट को करा, ऑब्जेक्ट को करा, ठीक है। अब आपके सामने में एक कन्फ्यूजन रहा होगा, अ मैंगो इज ईटन बाय राम में। सर देखना, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, ये सेंटेंस था। ध्यान से देखोगे ये हमारा वर्ब हो गया, बाय प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो सर सब्जेक्ट हमारे पास मैंगो बचा, सब्जेक्ट ही होगा क्योंकि डिटरमाइनर प्लस नाउन खाली है। इस थ्योरी के बेस पे सर हमारा जो वो है वो हमारा सब्जेक्ट बना, वो अ मैंगो, ठीक है। तो यही लॉजिक था और हमें चीज़ों को बस इस लेवल पे समझनी होती है। अगर आप उस लेवल पे चीज़ों को देखोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेकार भी लगेगी, क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे और आप प्रॉपर तरीके से परेशान भी हो जाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग लेक्चर को तरीके से देखना और पेन एंड पेपर लेके आप नोट्स बनाते चलना। कोई भी चीज़ें आपको इरेलेवेंट नहीं दिखेगी, सब कुछ आपके एग्जामिनेशन के और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से आपको रिलेवेंट मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें आपको ये नहीं लगेगा कि हमें कोई सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। मैं 2 सेशन आपके लिए साथ ही साथ लेके चलूँगा, एक ग्रामेटिकल सेक्शन का प्रैक्टिस सेशन और एक चलेगी हमारी बेसिक्स ग्रामर जिसकी आपको नीट पड़ती है, ठीक है। और चीज़ें एकदम सही तरीके से करा जाएगा, क्वेश्चंस बनने की हमारी गारंटी होती है। मैं आपको क्वेश्चंस बनाना सिखा दूंगा, जैसे बने वो हमारी जिम्मेदारी है। चलो तब तक आप लोग रेस्ट करो, बाय बाय, टेक केयर और घर में रहो। अभी चलो मिलते हैं फिर से हम लोग।